इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल लीगलाइजेशन सर। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम सीपीसी के लेक्चर में बात करने वाले हैं सेक्शन 49 और सेक्शन 50। सेक्शन 49 बात करता है आपका अंतर्राष्ट्रीय अर्थात ट्रांसफेरी के बारे में। सेक्शन 50 बात करता है विधिक प्रतिनिधि अर्थात लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में। तो हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा और आपको यदि कोई डाउट आता है तो इस इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इन दो सेक्शन पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले बात करें जो सेक्शन 49 है। सेक्शन 49 क्या बात करता है? अंतर्राष्ट्रीय अर्थात ट्रांसफेरी के बारे में। अब इसमें सेक्शन 49 का प्रोविजंस पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय कौन होता है। तो मान लीजिए इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं कि ए नाम का व्यक्ति है और बी नाम का व्यक्ति है, ठीक है। अब कोर्ट ने ए को ऑर्डर दिया है कि जो उसके पास प्रॉपर्टी है वो किसको ट्रांसफ़र करे? बी को ट्रांसफ़र करे। अब यहाँ पे ये जो ट्रांसफ़र कर रहा है वो कौन कहलाएगा? अंतरणकर्ता कहलाता है। और जो यहाँ पर ट्रांसफ़र जिसको प्रॉपर्टी मिल रही है, ठीक है ना, जो प्राप्त कर रहा है प्रॉपर्टी को, वो कौन कहलाएगा? अंतर्राष्ट्रीय कहलाएगा। तो यहाँ पर कुल मिला के बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय कौन होता है? जिसको प्रॉपर्टी मिल रही है या फिर कोई संपत्ति का मालिक बनाया जा रहा है, ठीक है ना, वो क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय कहलाएगा। तो आई होप आपको ये अंतरणकर्ता और अंतर्राष्ट्रीय समझ में आया होगा। अब इसके प्रोविजंस पढ़ लेते हैं। डिक्री का हर अंतर्राष्ट्रीय डिक्री उन साम्याओं के यदि कोई हो उसके अधीन रहते हुए धारण करेगा जिन्हें निर्णय त्रिड़ी मूल डिक्रीदार के विरुद्ध प्रवर्तित करा सकता था, लेकिन अब प्रवर्तित नहीं करा सकता। क्यों? क्योंकि डिक्री उसके फेवर में नहीं है। डिक्री किसके फेवर है? डिक्रीदार के, अंतर्राष्ट्रीय के फेवर हैं, दूसरे अदर पार्टीज के फेवर हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो डिक्री है वो किस प्रकार से धारण की जाएगी? हर अंतर्राष्ट्रीय के द्वारा उन साम्याओं के अधीन रहते हुए। कौन सी साम्या? जिन्हें निर्णय त्रिड़ी क्या कर सकता था? मूल डिक्रीदार के विरुद्ध प्रवर्तित करा सकता था, लेकिन अब नहीं करा पाया, ठीक है ना। तो उन साम्याओं के अधीन डिक्री धारण की जाएगी। किसके द्वारा? डिक्रीदार के द्वारा, जो डिक्री का अंतर्राष्ट्रीय होगा, ठीक है ना। हर अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पे लिखा है, मतलब कि एक से अधिक डिक्रीदार हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है? हर अंतर्राष्ट्रीय लिखा गया है। तो आई होप आपको ये सेक्शन 49 समझ में आया होगा। उसके बाद है सेक्शन 50। सेक्शन 50 का बात करता है विधिक प्रतिनिधि के बारे में। तो विधिक प्रतिनिधि कौन होता है? मान लीजिए जो ए नाम का बंदा है, ये किसी केस में पक्षकार रहा है। अब यहाँ पे इसकी जो वाइफ होगी या फिर इसका यदि बेटा है या फिर कोई अन्य व्यक्ति है जो इसकी प्रॉपर्टी में उसमें उसको प्राप्त होने वाला हिस्सा, या फिर इसका जो कोई भी वारिस होगा, वो कौन कहलाएगा? विधिक प्रतिनिधि कहलाएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट सब सेक्शन है कौन सा? जब डिक्री के पूर्णतः तुष्ट किए जाने से पहले निर्णय त्रिड़ी की मृत्यु हो जाती है, वहाँ डिक्री का धारक डिक्री पारित करने वाले न्यायालय में आवेदन कर सकेगा कि वह उसका निष्पादन मृतक के विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध करे। अब यहाँ पे सिंपल सा बोला गया है कि मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति था, ठीक है। अब यहाँ पे डिक्री पारित की गई, ये कौन था? निर्णय त्रिड़ी था, ठीक है। अब इसको मान लीजिए ऑर्डर दिया गया डिक्री के अंतर्गत कि इसके पास जो प्रॉपर्टी है वो डिक्रीदार को ट्रांसफ़र करे, ठीक है। लेकिन जब डिक्री ट्रांसफ़र होने के पहले ही क्या हो जाता है? ए नाम का जो व्यक्ति था अर्थात निर्णय त्रिड़ी था, उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिक्री का धारक होगा अर्थात जो डिक्रीदार होगा वो कहाँ पे आवेदन करेगा? डिक्री पारित करने वाले न्यायालय में आवेदन करेगा कि जो उस डिक्री का निष्पादन किसके विरुद्ध किया जाए? उस विधिक प्रतिनिधि के, मतलब मृतक के विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध किया जाए, ठीक है ना। तो ये कहलाएगा आपका विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिक्री पारित करना, ठीक है ना। यदि उस व्यक्ति के निर्णय त्रिड़ी की मृत्यु हो गई है, ठीक है, तो वहाँ पर उसका जो बच्चे होंगे या फिर उसके प्रॉपर्टी जो हिस्सा प्राप्त करने वाले होंगे, उनके विरुद्ध क्या किया जा सकता है? डिक्री प्रवर्तन कराया जा सकता है, डिक्री का निष्पादन कराया जा सकता है। लेकिन अब कितना उसकी जो संपत्ति है उसको जो प्राप्त हुई है या फिर उसके पास जो संपत्ति है उसमें से कितने का निष्पादन कराया जा सकेगा, ये बताया गया है आपका सबसेक्शन 2 में।
अर्थात जहां पर डिक्री ऐसे विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध निष्पादित की जाती है, किसके विरुद्ध? मृतक के जो विधिक प्रतिनिधि हैं उनके विरुद्ध अब की जा रही है, ठीक है। तो वहां पर मृतक की संपत्ति के उस परिणाम तक दायी होगा जितने परिणाम तक वह संपत्ति उसके हाथ में आई है और सम्यक रूप से बेनित नहीं कर दी गई है। अब मान लीजिए जो ए नाम का व्यक्ति था और निर्णय ऋणी था, अब इसकी प्रॉपर्टी थी, किसको प्राप्त हुई? उसके विधिक प्रतिनिधि को, मान लीजिए बी को। अब एक प्रॉपर्टी में से जितना हिस्सा इसको मिला है बी को, ठीक है ना, उतने हिस्से तक ही वह लायबल होगा उसके डिक्री के निष्पादन में, ठीक है। यदि वह बेनित नहीं कर दी गई है तब, यदि कोई मान लीजिए इसको जो प्रॉपर्टी मिला था, ठीक है ना, 100% था और उसका 20% इसने क्या किया? बेनित कर दिया। कौन? बी ने, विधिक प्रतिनिधि ने। तो यहाँ पे 80% जो बचा है वो उतने तक लायबल होगा, ठीक है। उसके बाद है न्यायालय स्वप्रेरणा से या डिक्रीदार के आवेदन पर इसके लिए विधिक प्रतिनिधि को विवश कर सकता है। अब यहाँ पे क्या है कि जो उस डिक्री के निष्पादन के लिए विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध क्या कर सकता है? न्यायालय या तो स्वप्रेरणा से या फिर डिक्रीदार के आवेदन पर विधिक प्रतिनिधि को क्या कर सकता है? विवश कर सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको इस सेक्शन 50 समझ में आया होगा। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट सेक्शन रहेगा सेक्शन 52, विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिक्री का प्रवर्तन, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है कि जो विधिक प्रतिनिधि है उसके विरुद्ध डिक्री का क्या किया जाएगा? प्रवर्तन करवाने के लिए विवश किया जाएगा, ये बताया गया आपका सेक्शन 52 में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो यदि आपको ये समझ में आया है तो वो एक लाइक तो बनती है यार, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।